नमस्कार सभी को। और आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं और दिस इज़ द प्रैक्टिस नंबर 3। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे और कुछ में मैंने आपको सब्जेक्टिव भी करवाए हैं। ठीक है ना। आप आज की जो लेक्चर होगा हमारा, ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक साथ मिक्स है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं और एक क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव भी लिया है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Correct, two bodies each of mass m are kept fixed with a separation 2L. A particle of mass m is projected from the midpoint of the line joining their center perpendicular to the line. The gravitational field, gravitational constant is g. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले हम लोग दो मास ले लेते हैं। दो मास m है और दोनों के बीच का सेपरेशन l है। तो सबसे पहले हमने दो मास ले लिया। ओके, एक ये हो गया और एक मास ये हो गया। तो एक m ये हो गया और एक m ये हो गया। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है 2L, तो ये 2L ले लीजिए सेपरेशन आप। अच्छा, कह रहा है द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी टू द मास m टू एस्केप द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द इतना। सब में यही पूछा है, एस्केप ठीक है। और द एनर्जी ऑफ द मास m रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से अगर हमें किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो उस बॉडी को हमें v वेलोसिटी देने पड़ेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये v वेलोसिटी लेकर कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटी पहुँच जाए, मतलब एस्केप कर जाए। यही तो पूछा है, तो हमें v कितना देना होगा ताकि ये एस्केप कर जाए। तो हम लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा कि हम सबसे पहले इनिशियल यहाँ पर एनर्जी ले लेते हैं। कहाँ पर? इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ। ओके, इस पॉइंट पर मैं इनिशियल एनर्जी लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, और इसको इक्वल करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो -g। अच्छा, ये जो मास है स्मॉल m है ना, ये स्मॉल m मास है। ओके, अच्छा, तो हम लिखेंगे -g कैपिटल M स्मॉल m, और दोनों के बीच का सेपरेशन L, और -g कैपिटल M स्मॉल m, और दोनों के बीच का सेपरेशन L। ओके, ये हो जाएगा प्लस काइनेटिक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ½ mv²। इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हो जाएंगे सेम, तो ये दोनों उधर भेज दीजिए, तो हमें मिलेगा ½ स्मॉल mv² इज इक्वल, ये दोनों हो जाएंगे 2 टाइम्स g m अपॉन l, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो स्मॉल एल m से ये कैंसिल, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 2 2 सा 4, तो 4 से 2 बाहर कर देते हैं रूट से, और G कैपिटल M अपॉन L ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी इतना इतना इतना, ये सही हो गया। द एनर्जी ऑफ द मास रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो फिक्स बनी रहेगी। तो बी और डी मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, two mass of 1 kilogram and 2 kilogram are hanged from a pulley as shown in the figure. If system starts from the rest, then find the distance traveled by the center of mass in first 2 seconds. सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। मैंने एक्सेलरेशन निकालने की एक ट्रिक आपको बताई है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने इस पुली सिस्टम में ट्रिक बताई थी। इसमें क्या करते हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो हमें मिल गया 10/3। ये हमारा क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा, जिसमें हमने इसको फॉरवर्ड माना था, तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा g मतलब a, और इधर हो जाएगा a। ओके, तो 10/3 और 10/3। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो ये होता है m1a1। m1 मैं 2 किलोग्राम को मानूँ तो हो जाएगा m1a1। इसको नेगेटिव ले लेते हैं, जिससे हमें ये हम डिफाइन कर पाएँ कि इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया। ओके, अच्छा सॉरी नेगेटिव, और प्लस m2a2, तो 1 × 10/3 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से कितना आ गया, -20 + 10 दैट इज -10, तो हो गया -10/9। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो S = ut प्लस ½ -10/9 × t²।
कितना बोला है 2 सेकंड में, तो 2 का स्क्वायर 4। ओके, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा -20/9। ठीक है, माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20/9। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास बॉल कोलाइड विथ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ वेलोसिटी दिस AI कैप -BJ कैप। तो इसका वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो डेफिनेटली ये जो बॉल है आपकी, जो ग्लास बॉल है, वो कुछ ऐसे मूव कर रही होगी। ठीक है, ताकि इसके दो कंपोनेंट बन सकें, एक इधर जो कि हो जाएगा AI कैप और एक डाउनवर्ड जो कि हो जाएगा BJ कैप। ठीक है, और जिसको माइनस बोल सकते हैं, ऑब्वियस है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज E, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। देखो, जब बॉल ऐसे टकराएगी, कहाँ से? ग्राउंड से। ये लेट्स से ग्राउंड है, तो डेफिनेटली बॉल कुछ इस तरीके से मूव करेगी, है ना। अब ये जब बॉल इधर मूव कर रही है तो इसके भी दो डायरेक्शन होंगे, एक ये डायरेक्शन होगा, एक ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर ध्यान दो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा ये वाला परपेंडिकुलर। जब बॉल यहाँ टकराएगा ग्राउंड से तो कॉन्टैक्ट सरफेस आपका ये है, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होगी, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट ही वेलोसिटी जो होती है वो E टाइम्स चेंज होती है। ये तो AI कैप ही रह जाएगी, लेकिन ये जो है ये BJ कैप में E का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब फाइनल वेलोसिटी V क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा AI कैप प्लस EBJ कैप। ठीक है, AI कैप प्लस EBJ कैप, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उसी वेलोसिटी वेक्टर में उसी कंपोनेंट में E का मल्टीप्लाई होता है जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होता है। ठीक है, और E क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? कह रहा है अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट इन a circular region of radius A and is directed into the plane of paper। ठीक है, as shown in the figure। ठीक है, the magnitude of induced electric field at a point P। अब देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग है तो यहाँ पे जो रूल काम करेगा वो हम लिख सकते हैं E डॉट dr इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू d∅b/dt। ये बात पता है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के इक्वल होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग यहाँ देखें तो जो P पॉइंट है, ओके, उसके अबाउट अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें, है ना, इस टाइप का, तो हमें मिलेगा E और लाइन वेक्टर हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा 2πr। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया कितना है? वो है πa²। वो तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड dB/dt, है ना। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल कर दो तो a² अपॉन 2r dB/dt। बहुत आसान था ये, a² अपॉन 2r dB/dt, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉब मैच द एंट्रीज ऑफ लिस्ट 1 टू द लिस्ट 2। अच्छा, तो क्या क्या दिया हुआ है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो V0 जो स्पीड होती है, अगर ये बॉटम पे दी जाए तो क्या क्या होगा? मैं देखो एक एक करके बता देता हूँ, मुझे चारों एक बार देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आ गया मुझे क्या कहानी है। तो देखो, वर्टिकल सर्कल अगर है ना, वर्टिकल सर्कल हो रहा है तो, और बॉटम पॉइंट पर अगर हमने स्पीड ले ली कितनी? पहला ऑप्शन √5LG, तो P का जाएगा कि लोवेस्ट पॉइंट पर 6 mg होगा। अगर यहाँ पर √5GL ये स्पीड होती है तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो 6 mg होता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रहेगा तो बेहतर है।
अदरवाइज निकालना ऐसा बहुत टफ नहीं है। आप इस वेलोसिटी को यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, टेंशन अंदर काम कर रहा है इक्वल टू mg बाहर सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाई r बाहर, है ना, r मतलब l, v की वैल्यू √5 gl रख दो, तो mg प्लस m बाई l इंटू 5 gl, है ना, तो ये बन गया 6 mg। तो उसी तरीके से ये याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो p का 1 के साथ चला गया, v नॉट है √gl, ये √gl जो होता है बेटा वो होता है टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी। अगर ये कब होता है, जब आपने बॉटम पॉइंट पर 5 gl दिया हो तो टॉप पॉइंट पर इतना होता है। लेकिन एक सेकेंड, v नॉट इज द वेलोसिटी एट लोवेस्ट बोला है ना। अच्छा ठीक है, तो अगर हमने लोवेस्ट पॉइंट पर 5 gl दिया तो टेंशन 6 mg होगा, पहला ऑप्शन, इसको p के साथ रख देते हैं। अगर लोवेस्ट पॉइंट पर हमने gl दिया, ये यहाँ का नहीं बोल रहा है, ये यहीं का बोल रहा है। देखो लोवेस्ट पॉइंट पर अगर तुम 5 gl देते हो तो बॉडी पहुंचती है टॉप पॉइंट तक। अगर तुम √2 gl देते हो तो बॉडी पहुंचती है √2 gl, तो बॉडी पहुंचती है हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक, ठीक है। और √gl की बात करें तो 2 gl से कम है तो वो ऑसिलेट करने लगेगी, मतलब कि थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड वाला जाएगा क्यू के साथ। √2 gl को हम लोग लिख सकते हैं √4 gl, 2 बाहर है ना, 4 gl मतलब √2 gl, यहाँ तक आता है √2 gl, ठीक है। तो √2 gl से ज़्यादा है तो मतलब यहाँ बॉडी आ जाएगी, बॉडी यहाँ आएगी तो स्लैक कर जाएगी, मतलब आपका सेकेंड वाला जाएगा किसके साथ, आर के साथ। और √9 gl तो क्या होगा, टॉप पॉइंट पर आपका 4 mg ये लगेगा। एक ट्रिक बताता हूँ इसका भी मैं तुमको कैसे आप जज कर सकते हो। देखो लोवेस्ट पॉइंट पर तुमने 9 gl अभी बोला है ना √, तो समझो कि यहाँ वेलोसिटी होगी तुम्हारी √5 gl, सॉरी 7 gl, और यहाँ हो जाएगी √5 gl। मैंने देखो 2 नंबर कम कर दिया। उसी तरीके से यहाँ टेंशन होगा 10 mg, क्योंकि यहाँ 9 था, यहाँ हो जाएगा 7 mg, ओके। टेंशन ये 7 मैच करना चाहिए, और यहाँ पे फिर से 3 कम कर दो, 4 mg। तो वेलोसिटी में 2 नंबर कम करते हैं और टेंशन में 3 डिजिट वाला नंबर कम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक भी आप लगा सकते हो। तो 4 mg, तो ये चला जाएगा आपका एस के साथ, ठीक है। तो आपका क्या हो गया PQRS, तो 1324 मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 1400 watt per meter square falls on metal surface of area this is completely absorbed by it. Find out the force. तो जो इंटेंसिटी होती है I, अगर उसमें हम C का डिवाइड कर दे तो ये रेडिएशन प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू हमें मिल गया 1400 अपॉन में C है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸, ठीक। और हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एरिया कितना दिया है 1.5, ठीक है ना। 1400 अपॉन 3 × 10⁸, और इंटू में एरिया को हम उधर भेज देते हैं, तो एरिया अगर यहाँ चला गया तो हो गया 1.5, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो 1.5 से 3 2 टाइम्स में, और 2 से ये जाएगा 700, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻6, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये न्यूटन में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ठीक है, 2π/λ CT-x। फाइंड द एनर्जी कंटेन इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू में एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम, ओके। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8.85 × 10⁻⁻12, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पीक वैल्यू होती है, तो वो दिया है 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 इंटू एरिया है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 × 10⁻⁴, और लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है ½ मीटर,
ओके, बस आपको ये सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, देख लेना कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, और इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। अ पुली हैज़ द शेप ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क of 2 kilogram and radius 0.5. A string is wrapped over its rim and is pulled by a force of 2.5 Newton. ठीक है, the pulley is free to rotate about its axis. Initially the pulley is at rest. Find the angular velocity. तो भाई फोर्स लगा है और रेडियस दिया है, तो टॉर्क निकल जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू 0.5 इंटू नहीं 2.5, हाँ ठीक है, तो 2.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1.25, इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क लग गया। सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं आई अल्फा, लिख सकते हैं, तो अल्फा आ जाएगा 1.25 अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, जो कि होता है हाफ एम आर स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, रेडियस 0.5 दिया है ना, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1.25 में 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.25, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20, 4 5 से 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, हाँ सही है 5 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ओके, अब हमसे क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए 10 सेकंड में, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, बोला है रेस से चालू हो रहा है तो ओमेगा नॉट 0, अल्फा है 5 और 10 सेकंड में ये तो ओमेगा हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है एन इंडक्टेंस ऑफ 200 बाई पाई मिली हेनरी, कैपेसिटेंस ऑफ दिस, रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज, एसी सोर्स 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फेज एंगल हमें बताना है। फेज एंगल होता है tan ऑफ फाई, ठीक है, जो कि होगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा एल क्या होगा भाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50 और ये है 200 अपॉन पाई, मिली हेनरी को हेनरी में ये हो जाएगा, तो भाई पाई से पाई कैंसिल, 50 इंटू 200, 2 को बाहर करो और ये 100 और ये बचेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, एक्स सी का होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन 100 पाई वही 2 पाई एफ, और सी की वैल्यू कितना दिया है 10⁻³ अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 10⁻³ 10⁻², तो कितना 10⁻⁻1, ऊपर गया तो 1 10 आ गया। ठीक, तो यहाँ रख देते हैं 20 - 10 अपॉन आर की वैल्यू दिया है 10, दैट इज 1, तो फाई की वैल्यू हो गई π/4। ठीक है, नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई दिया है, इफ म्यू इज इक्वल टू दिस एंड एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया मतलब कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू में वी, तो हाफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है, तो उसको लिख देंगे 8.85 इंटू 10⁻12, ई की वैल्यू 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, वी हम लोग को निकालना होगा, वी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन, तो 1 अपॉन म्यू की वैल्यू क्या दिया है 4 म्यू नॉट, और एप्सिलॉन की वैल्यू दिया है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसमें से 1/4 ये जो है ना, इसको 1/2 कर दो, तो जो बचेगा 1 वो होगा सी के इक्वल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल होता है रूट ओवर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो हो जाएगा ये 3 × 10⁸/2, यहाँ रख दो 1.5 × 10⁸8। अब इसके आगे का काम आपका है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। चलिए, अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, अब एक डिस्क्रिप्टिव करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क एंड क्वार्टर डिस्क, तो डिस्क्रिप्टिव है तो डेफिनेटली हम लोग इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, मैं पूरा डिटेल में लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको डिटेल में लिखना है एग्जाम में, उस बात का भी ध्यान रखना है। मैं पूरा लिखता हूँ, इफ एम
इज द मास ऑफ, कुछ कंसीडरेशन कर लेते हैं, ये सब एग्जाम में आपको एकदम इसी तरीके से लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो हमने लिखा m इज द मास ऑफ द हार्ड हाफ डिस्क, मैंने हाफ डिस्क का ही मास क्या ले लिया, m ले लिया, ठीक है, ऑफ रेडियस r, ओके, देन मास पर यूनिट एरिया ऑफ द हाफ डिस्क क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस मास डेंसिटी, ओके। एक डायग्राम की जरूरत होगी हम लोग को, ताकि हम लोग एग्जामिनर को अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक एक्सिस माना कुछ इस तरीके से, ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप स्केल वगैरह का यूज़ करके अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अभी भी ये लाइन टेढ़ी है ना, इसको मैं थोड़ा और सही कर देता हूँ, स्टिल इट इज़ टिल्टेड, ये हाँ अभी ठीक है, ठीक है। हमने हाफ डिस्क लेना है, तो सिर्फ हाफ डिस्क बनाएंगे, ये पार्ट हटा देते हैं, ओके, इसको हटा दो यहाँ से, चलो बढ़िया। अब ये है हमारा पूरा डिस्क, और इस डिस्क का सेंटर हमने कंसीडर कर लिया यहाँ O, जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इसका टोटल मास है m, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लेना है, एक हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, सेमी, क्या ले लिए, रिंग ले लेते हैं, सेमी रिंग है ना, डिस्क करना है ना, तो इसमें हम लोग एक सेमी रिंग ले लेते हैं, ठीक है। एक इस टाइप का हमने क्या ले लिया, रिंग ले लिया, जो कि स्मॉल r रेडियस का है, और इसका थिकनेस dr है। थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा बस, ये रेडियस r और इसकी थिकनेस हमने लिया है dr, ओके, ऐसा हमने रिंग ले लिया। चलो वापस आ जाते हैं, ये भी एक एक्सिस ऐसे दिखा दो अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ये रिंग हो गया, इस रिंग को जरा बाहर निकालो, क्योंकि थोड़ा सा ये रिंग बाहर आ जाएगा ना, तो हमारे लिए आसानी होगी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेट द एलिमेंट इज अ सेमी रिंग ऑफ रेडियस r and thickness dr, ठीक है। चलिए अभी हम इस रिंग को बाहर निकालते हैं, है ना। तो रिंग को बाहर निकाल के हमने ऐसे फैला के रख दिया, जिससे ये लेंथ हो जाएगी पाई आर सरकमफ्रेंस, और ये हो जाएगा इसका थिकनेस dr। तो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ एलिमेंट, ये सब ढंग से लिखोगे आप एग्जाम में, एरिया ऑफ एलिमेंट, जिसको मैं डी ए से दिखा रहा हूँ, ओके। डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, कहाँ लिखूँ, इस टर्म को अपन थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ एलिमेंट डी ए इज इक्वल, कैसे लिखते हैं हम लोग, वो होगा सिग्मा इंटू सिग्मा टोटल मास, ठीक है, इंटू, या एक काम करो ऐसे ही लिख दो, अभी बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसी का एरिया लिख दो पाई आर डी आर, ठीक है। ये इसका एरिया हो जाएगा पाई आर डी आर। फिर हम लोग मास ले लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो यहां ले सकते हैं नाउ मास ऑफ एलिमेंट, वो कितना हो जाएगा, डीएम होगा, ठीक है, ये होगा सिग्मा इंटू डी ए, ओके। तो सिग्मा कितना था, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, ये है पाई आर डी आर, पाई से पाई कैंसिल, तो ये मिलेगा 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, ठीक। दिस इज द मास, है ना, इसका, किसका, छोटे से एलिमेंट का।
अब जो सेमी रिंग होगा, इस सेमी रिंग का अगर ध्यान दो तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सिर्फ वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं अब हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास, हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो अभी हम लिखेंगे कि नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, ये होगा YCM इज इक्वल इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM। तो इंटीग्रल DM को हम लोग लिख सकते हैं 1/m टोटल, और इसमें जो आपका YDM है, Y मतलब कि Y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग, है ना, जो कि हो जाएगा 2r अपॉन में पाई, और DM की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 2mr अपॉन r² dr, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को 0 टू कैपिटल R। चलिए, m से m कैंसिल हो गया, जो कांस्टेंट है बाहर ला दो, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन में पाई r², ओके, और r/dr अंदर आएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा r³/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू r। तो ये हो जाएगा 4r³ अपॉन 3 पाई r², तो आ गया आपका 4r अपॉन 3 पाई। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या, हाफ डिस्क या सेमी डिस्क, ठीक है। अगला सवाल आपका क्वार्टर डिस्क पे है। तो अब आपका काम क्या है, आप इसी भी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, आप इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है, और आप क्वार्टर डिस्क का निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, और मुझे बताएंगे कि क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या आया। देखिए, इसका क्वार्टर डिस्क में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे और दोनों को इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको बताना है कि क्या आया, ठीक है। चलो, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव आपको करा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही और भी लेक्चर आता रहेगा, कहीं डाउट हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए धन्यवाद।